नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है आदित्य देवलपल्ली का लिखा एक रिव्यू, सिनेमा एक्सप्रेस में छपा है, और ये तेलुगु फिल्म मेघालू चेप्पीना प्रेम कथा के बारे में है। जी तो हमारे पास एक डिटेल्ड रिव्यू है। जी इसमें फिल्म की कहानी, किरदार, म्यूजिक, डायरेक्शन और भाई आलोचक को ये कैसी लगी सब बताया गया है। हाँ, काफी विस्तार से लिखा है। आज हम इसी रिव्यू के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखेंगे कि भाई ये फिल्म क्या ऑफर करती है ऑडियंस को, कम से कम इस आलोचक की नजर में। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि इस विश्लेषण में कितनी गहराई है। रिव्यू की शुरुआत ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा गया है कि ये फिल्म एक धीमी आंच पर पकने वाली लव स्टोरी और पुराने क्लासिकल संगीत की खुशबू जैसी है। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ खुशबू ही है या इसमें वो गहराई, वो वजन भी है जो इसे यादगार बना सके। सही बात है। चलिए खोलते हैं साकग्य की परतें और देखते हैं कि आलोचक क्या महसूस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की बुनियाद की, उसकी एम्बिशन की। रिव्यू बताता है कि डायरेक्टर विपिन ने कोशिश की है जैसे गीतांजलि या शंकर भरणम जैसी क्लासिक फिल्मों की लय और ग्रेस को आज की कहानी में पिरोने की। हाँ, और बैकड्रॉप भी बड़ा सुंदर चुना है, वालापराय हिल स्टेशन। कागज पर तो ये आइडिया बहुत ही आकर्षक लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सुनने में तो काफी लुभावना है। एक तरह की पोएटिक एम्बिशन दिखती है इसमें। लेकिन जैसा कि ये समीक्षा साफ करती है, जो चीज कागज पर असरदार लगती है जरूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी उतनी ही प्रभावी हो। अच्छा। आलोचक का मानना है कि ये उन कोशिशों में से है जो नेक इरादे से तो की जाती हैं पर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती। रिव्यू कहता है कि फिल्म टुकड़ों में अच्छी लगती है, कुछ पल शायद अच्छे भी हैं, लेकिन फिर ये उन्हीं जानी पहचानी कमियों में फंस जाती है जिनने अक्सर ऐसी ईमानदार पर अधूरी रोमांटिक फिल्में फंसती हैं। मतलब पोटेंशियल था पर चूक गए। हाँ, कुछ ऐसा ही। ऐसा लगता है कि फिल्म अपनी ही बड़ी सोच के बोझ तले थोड़ा दब सी गई है। चलिए किरदारों पर आते हैं। कहानी के सेंटर में है वरुण, नरेश अगस्त्या ने निभाया है, और मेघना राबिया खातून ने। वरुण के बारे में रिव्यू कहता है कि वो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है। हाँ, पिता चाहते हैं वो बिजनेस संभाले, पर वरुण को म्यूजिक में इंटरेस्ट है। ये तो काफी सुना हुआ सा लगता है। हाँ, ये एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरी तरफ है मेघना। यहाँ रिव्यू थोड़ा ज्यादा उत्साहित लगता है। अच्छा। हाँ, वो कहती है कि मेघना का किरदार उसके नाम जैसा ही है, मेघ यानी बादल, अप्रत्याशित, चंचल। उसका मूड कब बदल जाए पता नहीं, कभी खुश कभी बोझिल। इंटरेस्टिंग। और रिव्यू के हिसाब से यही किरदार मेघना फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। सबसे मजबूत क्यों? क्या खास बात है इसमें? आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि राबिया खातून ने मेघना को एक ऐसी औरत के रूप में दिखाया है जिसमें साफ तौर पर कमियां हैं, जो गलतियां करती है, और ये चीज आमतौर पर तेलुगु सिनेमा की मेनस्ट्रीम हीरोइनों में कम दिखती है। हाँ, वो या तो एकदम देवी होती है या फिर बेचारी। बिल्कुल, लेकिन मेघना ऐसी नहीं है। रिव्यू कहता है वो ज्यादा बोलती है, जल्दी नतीजे पर पहुंच जाती है, जोर से हंसती है और उतनी शिद्दत से उदास भी होती है। तो मतलब ज्यादा रियल लगती है। हाँ, ज्यादा मानवीय। शायद इसीलिए दर्शकों को ज्यादा अपने जैसी लगे। और रिव्यू में वो एक छोटे से सीन का भी जिक्र है ना, जहां वो माँ को पेडिक्योर ऑफर करती है। मेघना अचानक प्यार में आकर माँ को पेडिक्योर करने को कहती है, और उसकी माँ का जो रिएक्शन है वो तेलुगु कोट है, एप्पुडु आनंदम उस्तादो, एप्पुडु मूड ऑफ अवतादो देवदा तेलियतलेदे। जिसका मतलब है कब ये खुश होती है, कब मूड ऑफ होता है, भगवान जाने। एग्जैक्टली, ये उस किरदार की अनप्रिडिक्टेबल नेचर को दिखाता है। समीक्षक मानती हैं कि ये छोटी छोटी बातें किरदार को ऑथेंटिक बनाती हैं। वो यहाँ तक कहती हैं कि मेघना फिल्म की जान है, उसकी धड़कन। ऐसा लगता है राबिया खातून ने इस किरदार को जिया है। तो मेघना का किरदार तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब वरुण की बात करें। मेघना के मुकाबले वरुण शांत है। क्या रिव्यू इसे भी अच्छा मानता है? रिव्यू वरुण के शांत स्वभाव का जिक्र तो करता है। नरेश अगस्त्य के अभिनय की तारीफ भी है कि वो सहज है, नेचुरल है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कोई लेकिन है। हाँ, यहाँ एक बड़ी आलोचना भी है। आलोचक का मानना है कि वरुण का किरदार शायद जरूरत से ज्यादा ही शांत और पैसिव है। उसके अंदर का जो मेन स्ट्रगल है, म्यूजिक का पैशन और पिता का प्रेशर, उसे बहुत ही सतही तौर पर दिखाया गया है। गहराई नहीं है मतलब? हाँ, वो गहराई महसूस नहीं होती। बताया तो गया है कि उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, उसकी दादी महान संगीतकार थी। हाँ, ये सब बताया है,
कामाक्षी यानी राधिका शरद कुमार वाला किरदार एक महान म्यूजिशियन के तौर पर दिखाया गया है, उनके फ्लैशबैक सीन भी है। लेकिन रिव्यू इसी बात पर निराशा जताता है कि फिल्म इस म्यूजिक वाले पहलू को कहानी का एक इमोशनल हिस्सा बनाने में चूक जाती है। अच्छा। हम बस रागों का जिक्र सुनते हैं, झलकियां देखते हैं, पर उस संगीत का जादू, उसका जुनून, वो दर्शकों तक नहीं पहुंचता। तो ये तो बड़ी कमी हुई, खासकर जब क्लासिकल म्यूजिक थीम का हिस्सा है। हाँ, आलोचक के अनुसार ये एक बहुत बड़ी चूक है। संगीत कहानी की रीढ़ बन सकता था, पर वो बस एक बैकग्राउंड एलिमेंट जैसा रह गया है। तो ये सीधा इशारा लेखन और निर्देशन की तरफ है। डायरेक्शन के बारे में क्या कहती है समीक्षा? विपिन के काम पर कुछ पॉजिटिव भी है? हाँ, पॉजिटिव भी है। समीक्षा तारीफ करती है कि डायरेक्टर ने कहानी कहने में जल्दबाजी नहीं की। फिल्म की रफ्तार धीमी है, इत्मीनान से आगे बढ़ती है। आजकल की फिल्मों के हिसाब से ये तो अलग बात हुई। हाँ, आलोचक मानती हैं कि आजकल की कई तेज तर्रार तेलुगु रोमांटिक फिल्मों के बीच ये धीमी गति एक फ्रेशनेस ला सकती थी। लेकिन क्या धीमी गति ही काफी है या उसमें कुछ और भी चाहिए? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर समीक्षा एक जरूरी बात कहती है। धीमी गति होना एक बात है और कहानी में एक लय, एक रिदम होना वो दूसरी बात है। आलोचक का मानना है कि फिल्म धीमी जरूर है, पर उसमें वो अंदरूनी लय नहीं है जो दर्शक को बांधे रखे। कई बार फिल्म अपने ही बोझ तले लड़खड़ाती सी लगती है। और कॉमेडी का भी जिक्र था शायद। हाँ, और वो भी नेगेटिव सेंस में। कुछ हिस्सों में जबरदस्ती की कॉमेडी डालने की कोशिश लगती है। समीक्षा के अनुसार ये कॉमेडी वाले सीन फिल्म के मूल मूड से इतने अलग हैं कि जैसे कहीं और से काटकर चिपका दिए हों। ओहो, तो वो फिल्म के फ्लो को खराब करते हैं। हाँ, बुरी तरह तोड़ते हैं। और डायलॉग्स, संवाद कैसे हैं? डायलॉग्स को लेकर भी आलोचना है। समीक्षा कहती है कि डायलॉग्स अक्सर जरूरत से ज्यादा भारी भरकम, पोएटिक या फिलोसॉफिकल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके पीछे वजन नहीं है। हाँ, मतलब उनके पीछे ठोस ड्रामा या गहरी भावनाएं नहीं होती। तो किरदार बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर वो बातें दर्शकों के दिल तक नहीं पहुंचती। जबकि शायद दर्शक सिर्फ एक खामोश नजर या एक छोटा सा जेस्चर चाहता हो। बिल्कुल, पर उन्हें मिलते हैं बोझिल संवाद। इससे एक तरह का बनावटीपन आ जाता है। और यहीं से समीक्षा फिल्म की सबसे बड़ी कमी बताती है, सतहीपन, सुपरफिशियलिटी। अच्छा। तो पहन लेती है, बड़े नामों का जिक्र करती है, माहौल बनाने की कोशिश करती है, पर वो उस कला की गहराई, उसके अनुशासन, उसके असली दर्द और आनंद को महसूस नहीं करा पाती। जैसे किनारे खड़े होकर पानी को देखना पर उसमें उतारना नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन एक पहलू है जिसकी समीक्षा ने खुलकर तारीफ की है। अरे? वो है संगीत जस्टिन प्रभाकरन का। हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि संगीत कहानी को वो जरूरी इमोशनल सपोर्ट देता है जिसकी उसे जरूरत थी। सही कहा। संगीत को इस पूरी तस्वीर में एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा गया है। समीक्षा जस्टिन प्रभाकरन के काम की बहुत तारीफ करती है। कहती हैं कि उन्होंने वेस्टर्न एलिमेंट्स को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत ही खूबसूरती से मिलाया है। इससे एक ऐसा मूड बनता है जो फिल्म के पहले फ्रेम से ही आपको पकड़ लेता है। तो म्यूजिक को फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष माना है। हाँ, सबसे मजबूत स्तंभ। ऐसा लगता है कि संगीत वो धागा है जो कहानी की बिखरी हुई कड़ियों को कुछ हद तक जोड़ने की कोशिश करता है और इमोशनल लेवल पर जो कमी रह जाती है उसे भरने का काम करता है। अच्छा, अब फिल्म में कुछ अनुभवी सहायक कलाकार भी हैं। राधिका शरद कुमार, सुमन, तुलसी। इनके बारे में रिव्यू क्या कहता है? क्या उनकी मौजूदगी से फिल्म को फायदा हुआ? समीक्षा मानती है कि इन मंझे हुए कलाकारों की उपस्थिति निश्चित रूप से फिल्म को एक वजन देती है। स्क्रीन प्रेजेंस तो है ही, लेकिन आलोचक ये भी कहती हैं कि फिल्म हमेशा उनकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती। जैसे राधिका शरद कुमार का किरदार कामाक्षी महान संगीतकार दिखाया गया है, पर उनके अतीत, उनकी कला से कहानी कुछ गहरा निकाल नहीं पाती। मतलब वो किरदार एक संभावना बनकर रह गया। हाँ, जिसका पूरा उपयोग नहीं हुआ। और सुमन जो पिता बने हैं, सुमन के किरदार को लेकर समीक्षा थोड़ी निराश है। कहती हैं कि वो किरदार उसी जाने पहचाने ढर्रे पर है, सख्त अमीर पिता जो बेटे पर अपनी मर्जी थोपता है। उसमें कुछ नयापन नहीं लगा आलोचक को। हाँ, बहुत प्रेडिक्टेबल सा लगता है, कोई नई परत या जटिलता नहीं दिखती। लेकिन तुलसी जी जो मेघना की माँ बनी है, उनके बारे में शायद कुछ अच्छा कहा है। हाँ, तुलसी के किरदार की प्रशंसा है। समीक्षा कहती है कि वो माँ के रोल में एक वार्मथ और साथ ही एक मजेदार किस्म की प्रैक्टिकल थकान लाती हैं। प्रैक्टिकल थकान, ये इंटरेस्टिंग है।
हाँ, मतलब मेघना की हरकतों पर उनकी जो रिएक्शंस हैं वो बहुत रियल और ज़मीनी लगती हैं। उनका किरदार मेघना के थोड़े हवाई स्वभाव को एक ग्राउंडिंग देता है। दर्शक उनसे जुड़ पाते हैं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो किसी भी लव स्टोरी के लिए बहुत अहम है। मेन जोड़ी वरुण और मेघना, नरेश अगस्त्य और राबिया खातून, उनके बीच की केमिस्ट्री कैसी है? क्या वो पर्दे पर एक बिलीवेबल कपल लगते हैं? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। समीक्षा का कहना है कि अगर ये फिल्म पूरी तरह से बिखरने से बचती है तो उसका एक बड़ा कारण इन दोनों के बीच का तालमेल है। अच्छा। उनकी केमिस्ट्री बहुत लाउड या ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि थोड़ी हिचकिचाहट भरी है, थोड़ी ऑकवर्ड है, पर कई बार बहुत प्यारी और सच्ची लगती है। हिचकिचाहट भरी केमिस्ट्री, ये कैसे काम करती है? थोड़ा समझाएंगी? समीक्षा का मतलब है कि दर्शक ये महसूस कर सकते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग तरह के लोग एक दूसरे की तरफ क्यों खिंच सकते हैं। ये खिंचाव सिर्फ कहानी की जरूरत नहीं लगता, बल्कि इसलिए कि वो पर्दे पर दो ऐसे रियल लोग लगते हैं जिन्हें अगर थोड़ी शांति और वक्त मिले तो शायद प्यार हो जाए। उनके बीच एक खामोश समझ, एक अनकही सी कशिश दिखती है जो फिल्म के कई लाउड डायलॉग से ज्यादा असरदार है। तो मतलब उनकी आपसी सहजता काम कर जाती है। हाँ, वो बनावटी नहीं लगती और यही चीज दर्शकों को उनसे जोड़े रखती है। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा का निचोड़ निकालें, मेगालो चप्पिना प्रेमा कथा एक ऐसी फिल्म लगती है जिसमें पोटेंशियल था। एक हटके हीरोइन, शानदार म्यूजिक, कहानी को आराम से कहने का इरादा, ये सब अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समीक्षा का फाइनल टेक यही है कि ये संभावनाएं पूरी तरह साकार नहीं हो पाती। और वजह है वही कमजोर लेखन। हाँ, लेखन की कमजोरियां, कहानी के मेन एलिमेंट्स जैसे म्यूजिक और वरुण के स्ट्रगल को गहराई से ना दिखाना, और बीच बीच में वो अटपटी कॉमेडी जो मूड खराब करती है। ये सब मिलकर फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। जी। तो आखिर में दर्शकों के लिए इस फिल्म से याद रखने लायक क्या बचता है इस रिव्यू के हिसाब से? देखिए, रिव्यू के नजरिए से देखें तो दो चीजें हैं जो खास तौर पर उभर कर आती हैं। पहला, राबिया खातून का मेघना के रूप में ताजगी भरा और यादगार परफॉर्मेंस। हाँ, वो किरदार तो काफी दिलचस्प लगा था। और दूसरा, जस्टिन प्रभाकरन का म्यूजिक, जो फिल्म को एक खास माहौल और इमोशनल डेप्थ देता है, भले ही कहानी उसे सपोर्ट ना कर पाए। तो ये दो पहलू हैं जो शायद दर्शकों के साथ रह जाएं। शायद। रिव्यू ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं, जो कि ठीक ठाक ही है, मतलब औसत से कम। और आखिर में एक दिलचस्प बात कही है कि फिल्म थोड़ी फीकी जरूर है, पर इसमें दिल है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बनाने वालों की नीयत अच्छी थी, कोशिश ईमानदार थी। हाँ, एक सेंसिटिव फिल्म बनाने की कोशिश लगती है, लेकिन वो कहानी कहने की कला, खासकर लेखन और निर्देशन की चुनौतियों से पूरी तरह पार नहीं पा सके। बिल्कुल सही। और जाते जाते ये समीक्षा एक बहुत रेलेवेंट सवाल छोड़ जाती है। क्या? समीक्षा बार बार इस बात पर जोर देती है कि फिल्म क्लासिकल संगीत और कला जैसे गंभीर विषयों को छूती तो है, इस्तेमाल तो करती है, पर उनकी आत्मा, उनके अनुशासन, उनके पीछे की साधना और जुनून को पकड़ नहीं पाती। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आजकल सिनेमा या शायद दूसरी आर्ट फॉर्म्स भी अक्सर गहरे कल्चरल और आर्टिस्टिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ एक सतही सजावट के तौर पर कर रही हैं? मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे एक फ्लेवर की तरह। हाँ, क्या हम कला को सिर्फ एक अट्रैक्टिव बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना उसकी असली गहराई, उसके मतलब और उसके महत्व को समझे या उसे कहानी का एक जरूरी धड़कता हुआ हिस्सा बनाए बिना? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस फिल्म पर ही नहीं, बल्कि आज के सिनेमा और आर्ट पर बड़े पैमाने पर लागू होता है। इस पे गौर करना जरूरी है।